अस्सलाम वालेकुम डे फेलोज़। इस वीडियो में हम कोलेजनोपैथीज़ देखेंगे। फिब्रस प्रोटीन चैप्टर नंबर 4 लिपन कोड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हम जब एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी हमने ज़रूर देखनी होती है। तो कोलेजनोपैथीज़ नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो कोलेजन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को अफेक्ट करती है। अब इसमें क्या होता है, या तो कोलेजन जो है वो फाइबर्स प्रॉपर्ली नहीं बना सकता, या कोलेजन जो है वो टिश्यू को वो स्ट्रेंथ नहीं देता जो वो उसका काम है जो उसको देनी चाहिए। अब ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जो मोर दैन 1000 म्यूटेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है इन 23 जीन्स जो 13 टाइप ऑफ कोलेजन को कोड कर रहे होते हैं। कोलेजन की डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है इसमें। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले जो सिंड्रोम है वो एहलर-डैंडलस सिंड्रोम है। इसका दूसरा नाम क्यूटीज़ हाइपर इलास्टिया, क्योंकि इसमें जॉइंट्स की हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। अब ये है कि जो एहलर-डैंडलस सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। इसमें डेफिशिएंसी होती है, जो मतलब इंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी। लाइसाइल ऑक्सीडेज ही हमने कोलेजन की सिंथेसिस में पढ़ा है कि ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करवाता है। उसके बाद एन प्रोकोलेजन पेप्टाइडेज जो हमारे पास क्लीवेज के टाइम पे ये इंजाइम्स हमने पढ़ा था। जेनेटिक डिफेक्ट इन प्रोटीन, अब इसमें कोलेजन टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 5 की इसमें हमारे पास म्यूटेशन आती है। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी 5 वैसे टाइप्स हैं। हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, क्लासिकल वैस्कुलर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और आर्थरोस्क्लेरोसिस और काइफोकोलियोसिस, ये टाइप्स हैं। जो हाइपर मोबिलिटी होती है वो टाइप 3 कोलेजन में म्यूटेशन की वजह से होती है। इसमें जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, स्किन एबनॉर्मलिटी हो जाती है, स्किन की जो हमारे पास एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और पेन होता है। क्लासिकल जो हमारे पास टाइप है ना वो टाइप 5 कोलेजन की वजह से होती है, स्किन एक्सटेंसिबिलिटी, और इसमें तकरीबन इस जैसे ही सिम्टम्स हैं। जो वेस्कुलर हमारे पास EDS है ना उसमें टाइप 3 कोलेजन की म्यूटेशन होती है। और क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो टाइप 3 कोलेजन है ना वो ब्लड वेजल्स में होता है, तो जब इसमें म्यूटेशन होगी तो हमारे पास जो ब्लड वेजल्स की वाल होगी वो फ्रेजाइल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास आर्टीरियल रप्चर होगा। और ये क्योंकि जब आर्टीरियल रप्चर हो जाएगा तो ये मोस्ट सीरियस फॉर्म है हमारे पास EDS की। उसके बाद आर्थरोस्क्लेरोसिस में टाइप 1 की म्यूटेशन होती है, लूज जॉइंट्स होते हैं और डिसलोकेशन हो जाती है बोथ हिप्स की डिसलोकेशन होती है इसमें। और काइफोकोलियोसिस में हमारे पास लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफेक्टिव होगा जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डिमाइनेशन के लिए ज़रूरी होता है। कर्वेचर ऑफ स्किन बदल जाएगा हमारे पास, फ्रेजाइल आइज और मसल वीकनेस हो जाएगी। अब एक हमारे पास इसमें इफेक्ट होता है डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। इस इफेक्ट में ये होता है कि जो म्यूटेंट प्रोटीन है ना वो खुद तो डिस्टर्ब होती ही होती है, लेकिन वो अपने साथ साथ नॉर्मल जीन को भी डिस्टर्ब कर देती है। अब जैसे हमारे पास कोलेजन की टाइप है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड में म्यूटेशन है, तो जब अब इन 3 में से एक म्यूटेंट है तो इन तीनों ने हमारे पास होना तो इकट्ठे है, तो जब एक म्यूटेंट होगी तो वो पूरा का पूरा कोलेजन हमारे पास म्यूटेंट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हमारे पास डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। अब एहलर-डैंडलस सिंड्रोम में क्योंकि मोस्टली जो है वो कोलेजन 5 जीन जिसे हमने क्लासिकल टाइप भी कहा था वो म्यूटेंट होता है, तो ये डिस्टर्ब कर देता है नॉर्मल चेन को, क्योंकि कोलेजन जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, तो ये हमने भी पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो सिंड्रोम है वो है एल्पर्ट सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम हेरिडिटरी नेफ्राइटिस है। अब इसका एक निमोनिक याद कर लें कि जब भी हमारे पास आइज़, ईयर और किडनी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स आएंगे ना तो हमने एल्पर्ट सिंड्रोम ही देखना है। अब एल्पर्ट सिंड्रोम जो एक्स ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है हमारे पास, इसमें कोलेजन 4 में डिफेक्ट आता है। कोलेजन 4 हमने पढ़ा था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो हैं वो उनकी डिसऑर्डर होगी, उनमें म्यूटेशन होगी। अब डिसऑर्डर्स हमारे पास आती हैं आइज़ की, ओक्यूलर लीजन्स हो जाते हैं, हियरिंग लॉस हो जाता है। किडनी का ये होता है कि रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा, ये सारी तीनों चीज़ें किडनी से रिलेटेड हैं। उसके पास हमारे पास आ जाता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये हमारे पास डोमिनेंट म्यूटेशन इन जीन दैट कोड फॉर, मतलब कोलेजन टाइप 1 में हमारे पास म्यूटेशन होगी इसकी चेन्स में, जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 चेन से मिलके बना हुआ था, तो हमारे पास ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसका दूसरा नाम बीटल बोन डिजीज़ भी है, क्योंकि कोलेजन टाइप 1 जो है वो बोन्स में होता है, और बोन्स में जब नहीं होगा तो बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं होगी और बोन्स बीटल हो जाएंगी। इसमें जो हमारे पास म्यूटेशन है ना वो ग्लाइसिन में म्यूटेशन होगी कि ये रिप्लेस हो जाएगा उन अमीनो एसिड से जिनकी बल्कि साइड चेन होती है।
जो हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स और कन्फर्मेशन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अब इसकी भी आगे टाइप्स आती हैं। एक टाइप 1 OI है, एक टाइप 2 ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा है और एक टाइप 3 है। अब टाइप 1 में हमारे पास माइल्ड बोन फ्रेजिलिटी होती है, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, हेयरिंग लॉस होता है और ब्लू स्क्लेरल मतलब, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है। जो टाइप 2 है ना वो हमारे पास मोस्ट सीवियर है, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइप 2 जो था ना, वो टाइप 2 में हमारे पास जो है वो प्रीनेटल पीरियड कौन सा होता है, जो मतलब प्रेगनेंसी के सराउंडिंग होता है या प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, उसे कहते हैं। अब इसमें पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और इन यूट्यूब फ्रैक्चर्स होते हैं, इसलिए ये हमारे पास मोस्ट सीवियर फॉर्म है। जो टाइप 3 ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ना, इसमें हमारे पास बर्थ के टाइम पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो ये भी सीवियर होता है। हम बैक होती है, मतलब जो हमारे पास स्पाइनल कर्वेचर है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, इसमें भी, और ये भी सीवियर होता है। उसके बाद हमारे पास एक टाइप है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अभी नाम से ही पता चल जाए कि टूथ डेवलपमेंट की डिसऑर्डर है, और ये भी ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होती है। अब इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट ये है कि बिसफॉस्फेट्स दिए जाते हैं। बिसफॉस्फेट्स का काम क्या है कि ये ओस्टियोक्लास्ट को इनएक्टिवेट करना है, क्योंकि बीटल बोन डिजीज़ है, तो बीटल बोन डिजीज़ में हमारे पास जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो बोन को डिज़ोल्व करते हैं, तो हमने इसकी ट्रीटमेंट में वो चीज़ देनी है जो बोन डिज़ोल्वमेंट को रोके, मतलब ओस्टियोक्लास्ट को इनएक्टिवेट करती है। इसी तरह ओस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ को भी इंक्रीज़ करती है। अब जो ओस्टियोब्लास्ट है ना, उसकी एपोप्टोसिस को ये कम करते हैं, क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट में बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, तो इनको हमने बढ़ाना है इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, और बोन रिसॉर्प्शन को भी रोकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट वो है कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम जो है, जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन क्लीवेज के टाइम पे कोलेजन की सिंथेसिस में करवाई थी, इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, जब वो इनहिबिट हो जाता है एक टॉक्सिन जो लैक्टिडस ओडोरेटस स्वीट पी में होता है, ये टॉक्सिन जो है ये इसको इनहिबिट कर देता है, जिसके बाद हमारे पास कोलेजन की डिसऑर्डर्स होती हैं, इसको लैथिडिज्म कहते हैं, उसके अल्टरवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। लास्टिंग के बारे में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे।